नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भाजपा महिला मोर्चा शिमला मंडल द्वारा टूटीकंडी में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में देवदार का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। आरएम का तबादला रद्द करने की मांग को लेकर एचआरटीसी कर्मियों की हड़ताल जारी। बस सेवाएं बंद रहने से यात्रियों को झेलनी पड़ रही है भारी परेशानी। आरएम के तबादले पर कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन से परिवहन मंत्री नाराज। कहा, चालक परिचालक नहीं लेंगे तबादले का फैसला। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 26 से 28 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र सराज के एक दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 5 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने ग्राम पंचायत सरोआ में 62,22,000 रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना लटोगली और ग्राम पंचायत तांदी में 70 लाख रुपए की लागत से उठाऊ सिंचाई योजना सावला का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत तांदी में 38 लाख रुपए की लागत वाली थाच सावला उठाऊ सिंचाई योजना और ग्राम पंचायत सरोआ में 33 लाख रुपए की लागत वाली कुकलाहा लटोगली उठाऊ सिंचाई योजना का शिलान्यास भी किया। सरोआ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन से पूर्व नाचन विधानसभा का यह भाग अब सराज विधानसभा का क्षेत्र है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों का उन्हें पूर्ण सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने ग्राम पंचायत तांदी में 38 लाख रुपए की लागत वाली थाच सावला उठाऊ सिंचाई योजना और ग्राम पंचायत सरोआ में 33 लाख रुपए की लागत वाली कुकलाहा लटोगली उठाऊ सिंचाई योजना के शिलान्यास भी किए। जयराम ठाकुर ने 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित वन विश्राम गृह धरोट, 78 लाख रुपए की लागत की बस्सी धरोट उठाऊ सिंचाई योजना, 42.40 लाख रुपए की लागत की चंद्रोट धार धरोट बहाव सिंचाई जलापूर्ति योजना और 43.6 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ददोह के अतिरिक्त भवन का भी शिलान्यास किया। सरोआ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन से पूर्व नाचन विधानसभा का यह भाग अब सराज विधानसभा का क्षेत्र है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से उन्हें पूर्ण सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास की निर्बाध गति को सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने सरोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता अनुभाग खोलने की घोषणा की। उन्होंने सरोआ में वन विश्राम गृह इंस्पेक्शन हट के निर्माण की भी घोषणा की। अभी हमने परसों की कैबिनेट में नाचन विधानसभा क्षेत्र का वीडियो का ऑफिस, इनकी इच्छा थी कि भी हमारा वीडियो का ऑफिस बहुत ऊपर पड़ता है, चैल चौक पड़ता है, लोअर बेल्ट की मांग थी, वहां पर होना चाहिए, वहां पर वीडियो का ऑफिस खोला। अन्य के निर्मण के इलाके में एसडीएम के ऑफिस की आवश्यकता थी, वहां पर एसडीएम का ऑफिस खोला। हर क्षेत्र में काम करें। जुबल कोट खाई में एसडीएम के दफ्तरों की जरूरत थी, बीडीओ के ऑफिस की जरूरत थी, वहां पर बीडीओ के दफ्तर खोला। जहां अपना एसडीएम का दफ्तर भी नहीं था, बीडीओ का दफ्तर भी नहीं था। इसलिए हमने एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश पे हमने काम किया है, विकास किया है। और उसका परिणाम आप लोगों ने ये देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर भाजपा को बहुत बड़ी बहुमत मिली।
वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाड़ा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के बावजूद वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में विभिन्न भागों में 4000 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 412 नई पंचायतें सृजित की, जबकि बीते 15 वर्षों में एक भी पंचायत सृजित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में 20 पंचायतें सृजित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बाड़ा में कृषि प्रसार केंद्र, पंचायत भवनों के निर्माण के लिए इस क्षेत्र की 3 पंचायतों को 10-10 लाख रुपए, संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए 3 पंचायतों को 10-10 लाख रुपए, बाड़ा में प्राथमिक पाठशाला में 3 अतिरिक्त कमरों व परीक्षा भवन के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा की। 2 पंचायतों के लिए भवन निर्माण के लिए और उसके साथ में बाड़ा पंचायत के भवन को कंप्लीट करने के लिए ये 3 पंचायतें हो गई। तो तीनों पंचायत के लिए मैं पंचायत के भवन के कंप्लीशन के लिए बाड़ा पंचायत में और उसके साथ साथ में 2 नई पंचायतें जो बनी है हमारी, उनके नए भवन बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए की और घोषणा करता हूँ तीनों पंचायतों के लिए। और ये हम पंचायती राज विभाग की ओर से आपको उपलब्ध करवाएंगे। और एक यहाँ पर पंचायत बाड़ा में आपने कही है कि जो एग्जामिनेशन हॉल है वो इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है बता रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पैसे की जरूरत उसमें रही है कंप्लीट करने के लिए। इसके लिए कहा है कि थोड़ा पैसा चाहिए। 3 लाख रुपए उस भवन के निर्माण मतलब कंप्लीशन के लिए मैं यहाँ देने की घोषणा करता हूँ। और ये मैं आपको लिखने कहना चाहता हूँ। बाड़ा प्राइमरी स्कूल बाड़ा के लिए भी जो है वो 3 कमरे की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। 3 कमरे के लिए जो भी होगा 3 कमरे उसके लिए बना के देंगे। बच्चे बाहर नहीं बैठने चाहिए, बात सत्य है, ठीक है। उसके लिए मालक के पैसे करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केवलीधार में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है जो किन्हीं कारणों से आज तक उपेक्षित रहे। उन्होंने क्षेत्र में संपर्क सड़क के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला केवलीधार में कला मंच के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और इस विद्यालय में कॉमर्स की कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बस्सी में स्वास्थ्य उपकेंद्र, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बस्सी, देवधार और डडोह में विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने, माध्यमिक पाठशाला बाहवा को उच्च पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खारसी में विज्ञान खंड का निर्माण करने और खेल मैदान बनाने की भी घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ग्राम पंचायत घनेटा में अनुसूचित जाति घटक योजना के तहत 28 लाख रुपए से बनी 2 संपर्क सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों में सड़कें ही आवागमन का मुख्य और सरल साधन है और सरकार हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष सड़कों और पुलों के निर्माण व विस्तार पर 4502 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने घनेटा में जनता को 2 सड़कें समर्पित की। 13.65 लाख से हरिजन बस्ती से महादेव भाग 1 और 14.51 हरिजन बस्ती से महादेव भाग 2 को लोगों को समर्पित कर वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष सड़कों और पुलों के निर्माण और सड़कों के विस्तार पर 4502 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन बस्तियों और गाँव तक सड़क नहीं पहुंची है उन्हें सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 75 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश की 2000 किलोमीटर सड़कों की मेल्टिंग और टारिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध है और अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के बजट में 2369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परमार ने कहा कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत 12,000 लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण आवास देने और 2022 तक अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र आवेदकों को घर की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमारा बल्ला पंचायत हो, खड़ोट हो, चाहे गग्गल हो, यानी अगर 32 करोड़ रुपए की वृक्ष में योजना सैंक्शन होती है और उसका अगर काम अवार्ड होता है तो ये आपके इस इलाके के लिए अवार्ड होता है। आने वाले वर्षों में पानी की समस्या को हम हल करके देंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। करोड़ धीरा नोरा सड़क डबल लेन बन रही है, 21 करोड़ के लगभग उस पर खर्च किया जाएगा। कवरिया से बल खड़ोट सड़क टाल खड़ पर ये काम भी हम सोच रहे हैं कि इस पंचायत का एक हिस्सा कवरिया से है, बीच में टाल खट भी या पुल वैसे हम बना रहे हैं, तो इस इलाके को हम सोच रहे हैं कि सीधा
हम खड़ोट के साथ जोड़ दें, 7 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होने वाला है। राजधानी शिमला में एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने आरएम का तबादला रद्द न करने पर पूरे प्रदेश में बसों का संचालन बंद करने का ऐलान किया है। एचआरटीसी कर्मचारियों ने प्रबंधन पर मिसमैनेजमेंट के भी आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन द्वारा उनके हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वहीं बसों की समय सारिणी को लेकर भी प्रबंधन गंभीर नहीं है। एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक शिमला लोकल देवासेन नेगी का शिमला से नेरवा तबादला करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तबादला आदेश जारी होने की सूचना मिलने के कुछ समय बाद ही शुक्रवार देर शाम परिवहन निगम के चालकों परिचालकों ने इसे निजी बस ऑपरेटरों के दबाव में लिया गया फैसला बताकर बसें खड़ी कर निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। निगम प्रबंधन के फैसले से गुस्साए एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल खबर लिखे जाने तक भी जारी है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि आरएम देवासेन नेगी ईमानदार छवि के अधिकारी है। आरोप लगाया कि प्राइवेट बस ऑपरेटरों पर बसों के टाइम टेबल को लेकर सख्ती किए जाने पर निजी बस ऑपरेटरों के दबाव में आकर उनका तबादला किया गया है, जिससे परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों में प्रबंधन के प्रति भारी रोष है। परिवहन मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यदि आरएम देवासेन नेगी का तबादला रद्द नहीं किया गया तो प्रदेश भर में बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। हमारा जो पहले लड़ाई सिर्फ शिमला डिपो की थी, यहाँ पे जो प्राइवेट ऑपरेटरों ने चाबियां दी कि क्षेत्रीय प्रबंधक को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब ना कि शिमला की लड़ाई, अब पूरे प्रदेश की लड़ाई है। सारे संगठन एक हो गए, सबके अस्तित्व की बात है। अब सारे कर्मचारी एकजुट होकर अब इसके लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो उनको क्षेत्रीय प्रबंधक जी देवासेन नेगी जी ईमानदार छवि के अच्छे गए थे, निगम के हित में काम करते थे, उन्होंने बोला अब कुछ इन्होंने उन्हें तब स्थानांतरित कराया गया कि, और उससे पहले प्राइवेट को परमिट देने से पहले एचआरटीसी का जो है एनओसी मैनेजर देता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है हमारी गाड़ी के आगे। तब उन्हें उठाकर अब इन्होंने दूसरे को, किसी अपने चहेते को सरकार के ऊपर प्रेशर दबाव बना के बिठाया गया। अब हम अगर जो निगम के हित की कोई मैनेजर या कर्मचारी कोई बात करता है, उसे दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जो भ्रष्ट अधिकारी है उन्हें प्रमोशन दे दी जाती है। और जब हम सरकार के पास अपने ड्यूज, हमारा जैसे रात्रि भत्ता है 37 महीने का, 35 से 37 महीने के बीच का नाइट ओवर टाइम अलाउंस कोरोना काल को छोड़ के उससे पहले के जो जिस दौरान ड्यूटी की वो दे सरकार के पास, जिसके ऊपर हम मांगने जाते। यहाँ तक कि तनख्वाह जो पे मिलती है वो भी महीने के आखिरी सप्ताह में मिलती है, जिसके लिए भी 50 बार ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है इनके लिए। और उसके बाद ये बोलते हैं जी कोरोना काल है, निगम की स्थिति आप देख रहे हो। स्थिति को हमने तो नहीं, हम सुधारने की बात करते हैं या कोई मैनेजर बात करता है तो उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब आप खुद ही देख रहे हो गए प्राइवेट अवैध रूप से कितनी वॉल्वो हिमाचल के लिए चल रही है। 1450 के ऊपर अवैध वॉल्वो शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, मनाली, कुल्लू, इवन कि उन्होंने केलांग तक पहुंचा दी है। अभी हमारे बंदों ने रोकी रात के समय, कितना हमने डीसी शिमला को भी और जो पूर्व में थे उनको क्षेत्रीय एमडी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, इन सबको ज्ञापन दिया। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को उन्होंने बोला हमारे पास स्टाफ नहीं है। सिटी लैंड, इंडो कनाडियन, राम दलाल, लक्ष्मी हॉलीडे, किन्हीं प्राइवेट बसें सैकड़ों की संख्या में हिमाचल में प्रवेश कर रही है। जो हड़ताल हैं, अगर इन्होंने ये बात रखी है कि पीस मिल वर्करों को जो है अनुबंध पे लाया जाए और पिछले टाइम से लेकर जहाँ से हमको रेगुलर होना था वहाँ से अगर ये रेगुलर करते हैं तो हम इनका सम्मान करेंगे, अन्यथा हम इनका जो है सम्मान नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी इन्होंने कोई गलत कार्य कर रखे हैं, विभाग जो है हमारे अफसर लोग जो है गलत करते हैं हमेशा। क्योंकि ऐसा है कि हमारे एक आरएम साहब हैं जो देवासेन नेगी जी, जिनको इन्होंने नेरवा बदली कर रखी है, तो वो रोकनी पड़ेगी इनको पहले तो, क्योंकि ये इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कर रखी है। तो हमारी ये मांग है इनसे कि जो है इनकी बदली रोकी जाए और पीस मिल वर्करों को जो है अनुबंध पे लाया जाए और बाकी जो इनके जो ड्यूज भत्ते हैं, नाइट ओवर टाइम है, ये सब को जो है मिलना चाहिए। और अगर ये नहीं कर सकते ऐसा तो इसको जो रोडवेज का दर्जा दे दिया जाए, बाकी इसको केएल को ख़त्म कर दिया जाए।
वहीं दूसरी ओर परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि तबादले का फैसला चालक परिचालक नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है और यदि मामला जल्द शांत नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं हड़ताल के चलते परिवहन निगम की बस सेवाएं बंद रहने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हर वर्ष सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण व संवर्धन होना अति आवश्यक है। यह बात शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भाजपा महिला मोर्चा शिमला मंडल द्वारा टूटीकंडी में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में देवदार का पौधा रोपित करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सराहनीय है। कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने समाज में महिलाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि सहकारी संस्थाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है। वन मंत्री राकेश पठानिया द्वारा फतेहपुर में स्वर्गीय सत महाजन को लेकर दिए गए बयान की पूर्व विधायक अजय महाजन ने कड़े शब्दों में निंदा की है। महाजन ने कहा कि इतने घटिया स्तर की राजनीति ना तो उन्होंने कभी की है और ना ही कभी देखी है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सत महाजन ने 50 वर्ष राजनीति की है और इस दौरान विधायक से लेकर मंत्री पद तक उन्होंने कार्यभार संभाला है। न केवल कांग्रेस बल्कि विपक्ष के लोग भी उनके कार्यों की सराहना करते आए हैं। आज नूरपुर में जितना भी विकास हुआ है सब सत महाजन की देन है। उन्होंने कहा कि भाजपा की लड़ाई आपस की है, लेकिन उसमें स्वर्गीय सत महाजन का नाम लेना इनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। महाजन ने कहा कि अगर राकेश पठानिया इसी स्तर की राजनीति करना चाहते हैं तो फिर जवाब सुनने के लिए भी वह तैयार रहें। वन मंत्री राकेश पठानिया जी ने मिंता पंचायत में फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रेस वार्ता में कुछ अल्फाज स्वर्गीय सत महाजन जी के बारे में इस्तेमाल किए। बहुत घटिया थे और निंदनीय थे। मुझे समझ नहीं आती कि इतना घटिया स्तर राजनीति का ये कैसे ले आए हैं। सत महाजन जी के बारे अगर बात करें, उनका राजनीतिक सफ़र 50 साल का लंबा सफ़र था और नूरपुर म्यूनिसिपल कमेटी से शुरू होके अनेकों बार एमएलए बने, एमपी बने और कई बार मंत्री रह चुके। और उनकी जो पहचान थी वो एक अपने आप में एक बहुत अलग किस्म की पहचान थी, जिसमें विपक्ष वाले भी और पक्ष वाले भी हमेशा उनको सराहते थे। और अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, जो गाथा लिखी गई है नूरपुर चुनाव क्षेत्र में डेवलपमेंट की, हर ईंट के ऊपर कहीं ना कहीं सत महाजन जी का नाम लिखा हुआ है। ये वन मंत्री राकेश पठानिया जी ने जो बात की, ये इतनी घटिया बात की। जो आदमी, जो शख्सियत 10 साल पहले ये दुनिया छोड़ के गए हों, ये संसार छोड़ के गए हों और अपने यादें जो हैं हर इंसान के दिल में छोड़ के गए हों, उनके बारे में ये बात कही, तो मैं सोचता हूँ इनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं हिल गया है। ये खुद पठानकोट में मनवाल में रहते थे जब सत महाजन ने यहाँ पे सड़कें बनाई, पानी दिया, बिजली दी। जो ये बात करते हैं इनको तो शायद पता भी नहीं होगा। ये जब गाथा लिखी गई डेवलपमेंट की सत महाजन के द्वारा, ये तो जैसे मैंने पहले कहा, ये तो पठानकोट मनवाल में रहते थे और इतनी घटिया बात कर दी। लड़ाई इनकी आपस की है पार्टी की और इन्वॉल्व कर दिया सत महाजन जी को। मैं इनको एक नसीहत देना चाहता हूँ, भाई साहब, राजनीति के कोई स्तर रखो अपना। इतना आप मंत्री एक बारी बन गए हो, उसका ये मतलब नहीं है कि अनाप शनाप बातें करो। मेरे पिताजी के बारे में आपने जो बात की, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब मैंने अभी तक कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, पर अगर आप इस लेवल पर राजनीति लेके आओगे फिर आपके जवाब के लिए भी तैयार रहो।
हमीरपुर जिला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 60 करोड़ 24 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसमें से 12 करोड़ रुपए से अधिक बजट खर्च भी किया जा चुका है। यह जानकारी उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने हमीर भवन में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत दी। बता दें, बैठक में विधायक नरेंद्र ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, उपायुक्त हमीरपुर सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की पहली तिमाही की समीक्षा की गई और सभी योजनाओं का लाभ सीधे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मंत्री विक्रम सिंह ने अधिकारियों को योजनाओं के कार्यान्वयन में जरा भी देरी न होने के आदेश दिए। श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ने हमीर भवन में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इस वित्त वर्ष में 60 करोड़ 24 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 12 करोड़ रुपए से अधिक बजट खर्च भी किया जा चुका है। जिला में पहली तिमाही के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1342 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही जिला में पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या 38,503 हो गई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग और कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का समावेश करके जरूरतमंद लोगों की काफी मदद की जा सकती है। अधिकारियों को इस दिशा में विशेष प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग अवश्य लें, क्योंकि उनके पास अधिकांश जरूरतमंद लोगों की जानकारी होती है और वे ऐसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में काफी मदद कर सकते हैं। वहीं इस दौरान जम्मू कश्मीर में शहीद हुए भोरंज क्षेत्र के जवान कमल वैद्य को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखकर शहीद की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। 2020-21 में क्या किया और 2021-22 में हम क्या करने जा रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य पेंशन्स की बातें होती हैं और ये जो हमारे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आवास किस किस को देने हैं, इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा होती है। और ये 2020-21 में हमने जो हमीरपुर के लिए इन सारी योजनाओं के लिए 64 करोड़ रुपए का हमारे पास बजट था और मुझे इस बात की खुशी है कि ये 64 करोड़ का काम जो है वो पूरा कर लिया है इस जिले ने। अभी हमने पहली मीटिंग की है। इस मीटिंग में ऐसा होता है कि ये जो टारगेट्स हैं ये बढ़ाए जा सकते हैं। जो मान लीजिए डिमांड बढ़ गई तो पैसा भी बढ़ जाता है। अभी तक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऊपर 12 करोड़ रुपया जो है वो इस साल के अंदर खर्च हुआ है और मुझे ये बताया गया है कि इस समय जो टारगेट्स हमने किए हैं यानी 30/6/2021 तक टोटल 12 करोड़ 10 लाख 76 हजार रुपया जो है वो इन योजनाओं के लिए खर्च किया गया है और जो प्रस्तावित बजट है वो लगभग हमारा 65 करोड़ के करीब है। तो ये जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंदर अलग अलग जो आपके विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जनसंख्या के आधार के ऊपर जो टारगेट्स जो है फिक्स किए जाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ की जो टीम है और यहाँ का जो वेलफेयर के हमारे काम करने वाले कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे हमीरपुर के जनप्रतिनिधि हैं इस जिले के, वो भी इन सारे विषयों के ऊपर एक्टिव हैं और आज हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी उस मीटिंग में थे और हमने विभाग को ये निर्देश भी दिए हैं कि ये कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हमारी कमेटी है तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। एक आपके यहाँ से कांस्टेबल श्री कमल देव वैद्य जो 27 वर्ष की आयु में वो शहीद हुए हैं, आज जब हमने मीटिंग यहाँ पे की है तो उस समय सबसे पहले हमने उनके लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा है और वहीं से हमने ये शुरू की है। अत्यंत दुख का विषय है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उस परिवार में कोई ये शक्ति दे इस दुख को सहने के लिए। और ये आपके भोरंज विधानसभा क्षेत्र से ये संबंधित है। शिमला के विकास नगर हिमुड़ा कॉलोनी में डंगा गिरने से यहां कई भवनों को खतरा पैदा हो गया है। हैरानी तो इस बात की है कि डंगा गिरे हुए लगभग 6 माह हो चुके हैं, लेकिन न तो नगर निगम और न ही हिमुड़ा इस डंगे का निर्माण कर रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे कई बार इस समस्या को
नगर निगम और हिमुडा के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि नगर निगम हिमुडा और हिमुडा नगर निगम को इस कार्य के लिए अधिकृत होने की बात कर रहा है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो किसके आगे गुहार लगाएं। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि हिमुडा कॉलोनी के रखरखाव का जिम्मा हिमुडा खुद देखेगा। वहीं जब हिमुडा के सहायक अभियंता इंजीनियर एचएस नेगी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि विकास नगर कॉलोनी एमसी के हैंडओवर कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम वसूलता है। ऐसे में कॉलोनी में बिजली, पानी, सड़क और अन्य रखरखाव का जिम्मा भी नगर निगम का ही है। विकास नगर कॉलोनी एक्चुअल बनाया था एसडीए शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और 1998 में इस कॉलोनी को एसडीए ने एमसी को हैंडओवर किया हुआ है। उसके बाद जो भी डंगा गिरे, चाहे कोई पाइपलाइन टूटे, इसका रख रखाव जो है तो एमसी करेगी। और एमसी कई बार विकास नगर कॉलोनी से एलओटीज का हमारे को कंप्लेंट है कि ये हिमुडा करेगी कि एमसी करेगी। एक्चुअल एमसी को जब हैंडओवर कर दिया तो उसका रख रखाव जो है एमसी करेगी, क्योंकि एमसी प्रॉपर्टी टैक्स ले रही है और मेंटेनेंस चार्जेस भी ले रही है। हिमुडा उनसे एलओटी से कोई चार्जेस नहीं ले रही है। और एमसी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये हिमुडा करेगी। हिमुडा के पास जब बजट ही नहीं है तो हिमुडा किस उससे करेगी। शाहपुर उपमंडल के बोह क्षेत्र में घटित प्राकृतिक आपदा में जितने भी मकान मलबे में जमीन दोज हुए उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य के लिए स्थानीय लोगों व प्रशासन को मिलकर सोचना चाहिए ताकि कभी ऐसा दोबारा ना हो। उन्होंने कहा कि लोगों को भी विचार विमर्श करके ही भवन निर्माण की दिशा में कदम उठाने चाहिए। बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। बहुत से लोगों के परिवारों में बहुत नुकसान हुआ। कई परिवार के लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। मैं उन सब परिवारों के साथ सबसे पहले तो हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ, और जितना भी उनका नुकसान हुआ है ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जितना भी वहाँ पर मलबा आया, जितने भी मकान ज़मींदोज़ हुए, वो क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। लेकिन भविष्य के लिए भी मैं ये कहता हूँ कि अगर प्रशासन और वहाँ के लोग मिलकर थोड़ा सा इस बारे में सोचें तो इसको रोका जा सकता है। वहाँ जब मकान बनाते हैं, पहाड़ी ढलानों पर जब मकान बनते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए बनाने वालों को भी कि भाई किसी तरह से कल को अगर ऊपर से प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती है, कोई मलबा आ जाता है, कोई बाढ़ आ जाती है, तो क्या हमारे मकान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच सकता, हमारे परिवार के जीवन के कोई नुकसान तो नहीं पहुंच सकता। ये सब चीज़ें सेफ्टी देखते हुए मकान बनाना चाहिए। और उसके बाद इन चीज़ों पर प्रशासन को भी नज़र रखनी चाहिए कि ऐसा कोई हादसा ना हो जिसके बारे में जनता को ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बैठे होते हैं कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखे कि किसी के कोई कार्य करने से, जनता के कोई कार्य करने से किसी को जानी या माली नुकसान तो नहीं हो सकता। अगर हो तो उनको प्रॉपर टाइमली गाइड करें और उसकी सुरक्षा का उपाय करें। अब जितनी भी वहाँ मौत हुई है, जितना भी माली नुकसान हुआ है, मेरा प्रशासन से बड़ा ज़ोरदार ये अनुरोध रहेगा कि उनको पूरी तरह से हेल्प की जाए, उनकी पूरी तरह से उनको वित्तीय सहायता दी जाए, उनके मकानों को दोबारा से बनवा के दिया जाए, और जो भी इसके अतिरिक्त सहायता दे सकती है सरकार वो उनको दे। हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत से जो कार्यकर्ता थे और विधायक थे, उन्होंने वहाँ पर बहुत जाके प्रशासन का सहयोग किया है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली शाहपुर एरिया के जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे थे, इंक्लूडिंग हमारे केवल सिंह पठानिया जी जो महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए अपने पूरे लास्ट लश्कर के साथ वो वहाँ पहुँचे। हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी विपक्ष के नेता भी वहाँ पहुँचे और भी बहुत से हमारे नेतागण और सब गए और सब ने वहाँ पर जो भी आर्थिक सहायता हो सकती थी वो दी है। तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन भी सतर्क रहे और वहाँ की जनता भी थोड़ा सहयोग करे।
भाषा एवं संस्कृति विभाग बिलासपुर के सभागार में जिलाध्यक्ष भुवनेश्वरी लुम्बा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष एवं पर्यटन विकास बोर्ड की नवनियुक्त वाइस चेयरमैन रश्मिधर सूद ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए रश्मिधर सूद ने बताया कि आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में महिला मोर्चा की अहम भूमिका रहेगी, जिसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महिला पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा 1 बूथ 20 प्रतिपालिकाएं तैयार कर रहा है, जिसके तहत बूथों पर महिला सदस्यों को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसे लेकर बैठक में गहन चर्चा की गई और विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए। पार्टी महिला मोर्चा जो है वो सभी जिलों में जिला की बैठक कर रहा है और उसी के तत्वाधान में हम आज जिला बिलासपुर में आए हैं। यहाँ पे हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष और जिला की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। जैसा कि सभी को विदित है कि हम 1 बूथ 20 प्रतिपालिकाओं के ऊपर कार्य कर रहे हैं और कोरोना काल में हमारी बहनों ने जो फेस कवर बनाए, सैनिटाइजर बांटा, राशन बांटा, उसकी समीक्षा करने आए हैं और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आए हैं, क्योंकि उपचुनाव की बेला है और उसके बाद 2022 का चुनाव है। उसके तहत हम अपने हर बूथ पे जो हमारी 20 बहनें हैं उनको कैसे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने साथ जोड़ना, उनके सम्मेलन कराना, उनको ट्रेनिंग देना और उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में ज्ञान देना बहुत अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो अपने परिवार का एक सदस्य बने। तो इसी के तहत आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे लगता है कि हमारी बहनें जो हैं वो इस चीज़ को लेकर यहाँ से जाएंगी। भले ही आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने देश में 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही हो, मगर कुछ देश और उस देश के निर्वासित लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के इस जश्न की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए उनके सेलिब्रेशन को ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में बीते 60 सालों से निर्वासितों की जिंदगी जी रहे तिब्बतियों ने मैक्लोडगंज चौक पर इकट्ठा होकर कैंडल मार्च निकाला और सीपीसी की सेलिब्रेशन की कड़े शब्दों में निंदा की। रीजनल तिब्बत वुमेन एसोसिएशन और सेंट्रल तिब्बत वुमेन एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत निर्वासित तिब्बतियों ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति और उनकी पार्टी देश और दुनिया की आंखों में हमेशा से धूल झोंकते आए हैं और आज भी झोंक रहे हैं, मगर उनका ये ढकोसला लंबे समय तक नहीं चलने वाला। आज नहीं तो कल चीन का पर्दाफाश जरूर होगा। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया के सामने मानव अधिकारों की दुहाई देता है, मगर सच तो ये है कि चीन का कोई भी पड़ोसी देश आज उनसे खुश नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीति ने चाइना की हर जगह पोल खोलकर रखती है। रीजनल तिब्बत वुमेन एसोसिएशन के अध्यक्ष तेंजिन नीमा ने कहा कि शी जिनपिंग आज भले ही तिब्बत के विकास की बात करते हों, मगर हकीकत तो ये है कि उन्होंने तिब्बत के संसाधनों और यहाँ के लोगों का भरपूर शोषण किया है। विकास के नाम पर अपने प्रोजेक्ट स्थापित कर रखे हैं और तिब्बत को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया है। वो यहाँ पर अभी चाइनीज का जो तिब्बत में उनका जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनका ना 100 साल पूरा हुआ है, तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ना तिब्बत में 100 साल से ना लोग ना अभी भी ना टॉर्चर कर रहे हैं ना चाइनीज लोग, तो इसलिए तिब्बत कोई भी ना खुश नहीं है वहाँ पर ना। बाहर से तो लोग ना देखने में तो ऐसा लग रहा है विकास हुआ, लेकिन अंदर के जो असल में जो है वो ना अभी भी वही का वही है। क्योंकि अगर आपको ना अगर देश ऐसा बनता है कि लोगों से बनता है, लेकिन लोग ही खुश नहीं है वहाँ पर। तिब्बत का देश है उनका नहीं है, लेकिन फिर भी वो ना कब्जा करके बैठे हुए हैं। उनका अभी वैसे बाहर से तो वो अभी दौरा जो है बाहर से तो लग रहा है वो ना तिब्बत की ना सफलता के लिए, लेकिन ना उनकी ना इंटेंशन कुछ और ही है और ना वो पूरे वर्ल्ड को ना कब्जा करने की सोच रहे हो। भारत को भी ना थोड़ा अलर्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। CDWA की प्रोजेक्ट ऑफिसर तेंजिन थांड्रो ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में शी जिनपिंग के दौरे के मद्देनजर पड़ोसी देशों को कड़ी निगरानी से देखना चाहिए और भारत को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। We have organized a candlelight vigil because today marks the concluding event of the CCP centenary celebration. So we are, even though they celebrate it with pride and joy, we are here to say that we do not share the same sentiment as them. Today is a black day for us, not only for us Tibetans, but also for Hong Kongers, people in Thailand and people in Southern Mongolia, people in East Turkestan. And today should also be a black day for people in India because of what China is doing to India recently at the border.
even though the world might witness it as a grand tour, we believe that this is a dangerous movement on behalf of China to showcase to the world that everything is right in Tibet, but the actual case is opposite of that. हिमाचल पथ परिवहन कर्मियों की हड़ताल का असर अर्की क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां पथ परिवहन कर्मियों द्वारा अर्की बस स्टैंड पर उच्चाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया गया व बसें खड़ी रखी गई। परिवहन कर्मी शिमला यूनिट 2 के क्षेत्रीय प्रबंधक देवासेन नेगी के तबादले को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े रहे और पूरा दिन हिमाचल पथ परिवहन निगम की कोई भी बसें नहीं चली, जिससे मुसाफिरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला सोलन के अर्की में परिवहन निगम कर्मियों ने चक्काजाम कर दिया। निगम कर्मियों का आरोप है कि निजी बस संचालकों के दबाव में आरएम देवासेन नेगी का तबादला किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक इस तबादले को वापस नहीं लिया जाता तब तक निगम की बसों के पहिए नहीं चलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने समय सारिणी का सही तरह से न मिलना और सालों से लंबित पेंडिंग ड्यूज न मिलने पर भी रोष जताया और निगम के उच्चाधिकारियों से इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग की है। बसों की हड़ताल के चलते अर्की बस स्टैंड पर लोग परेशान होते दिखाई दिए। यहां तक कि कई लोग तो पैदल ही अपने गंतव्य तक चल दिए और कई लोगों ने टैक्सियों के माध्यम से घर की ओर रुख किया। लेकिन इस दौरान बुजुर्गों व महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। 36 महीने से रुके हुए, जब हम ड्यूज के लिए जाते हैं तो कोई मतलब वो नहीं है भाई, हमारे पास पैसा कोई नहीं है, कोई इनकम नहीं है भाई गाड़ियों को। परेशान हूँ, लंगड़ा भी हूँ, बूढ़ा बस जाएंगे। आज हमारे को पता आज ही चला कि यहाँ पे स्ट्राइक है, अब कहाँ जाए, हमारे पास कोई साधन नहीं जाने। अब ट्रांसपोर्ट उन्होंने बीच में स्ट्राइक कर दी, हमें कोई पता नहीं है इसका, फिर स्ट्राइक करने का कारण क्या है और हम लोग बसों के दुखी हो रहे हैं, घर कैसे पहुँचेंगे। मैं शिमला में जॉब करता हूँ, शिमला से आया प्राइवेट बस में और यहाँ पे पता लगा बसें स्ट्राइक है, वहाँ पे जाने में सुविधा है। नेहरू युवा केंद्र और हिमाचल प्रदेश युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम चीयर फॉर इंडिया रन ओलंपिक्स का आयोजन एवालॉज शिमला में किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने ओलंपिक्स में भाग ले रहे सभी भारतीय खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि भारत की बेटी ने भारोत्तोलन में रजत पदक प्राप्त करके ओलंपिक्स खेलों में भारत की ओर से शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि हमारी हॉकी की टीम भी अपने पहले मैच में विजेता रही, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने सभी युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि सभी युवाओं को राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना के साथ भारत के सभी ओलंपिक्स खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए और अपनी शुभकामनाएं देनी चाहिए, ताकि सभी खिलाड़ी इन ओलंपिक्स खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी के परिश्रम के पीछे सरकार, कोच, माता पिता और समाज की बड़ी भूमिका होती है और इन सभी के सहयोग के बिना एक खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना मुश्किल है। उन्होंने टोक्यो गेम्स में नौजवान खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी भारत के लिए पिछली बार से अधिक पदक जीत कर लाएंगे। नेहरू युवा केंद्र संस्थान की तरफ से टोक्यो में गई हुई भारतीय टीम को चीयर अप करने के लिए ये आयोजन किया गया है। मैं संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो हम उनको गुड विशेस देंगे, नेचुरली वो लोग भारत के लिए ढेर सारे मेडल लेके आएंगे और जैसा हम आज चीयर अप कर रहे हैं, जैसे वो मेडल लेके आएंगे, एक बार फिर देश उनको कंधों पे बिठाकर उनका स्वागत करेगा और सरकारें जो जो वादा राज्य सरकारों ने किया है उनका वादा भी वो पूरा करेंगे। मेरी तरफ से और इन सभी खिलाड़ियों की तरफ से और इन संस्थान के सभी वॉलंटियर की तरफ से उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाना एक खिलाड़ी के लिए अहम होता है, जिसमें दर्शकों की भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि हम चीयर फॉर इंडिया रन ओलंपिक्स के माध्यम से ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे भारत के खिलाड़ी इन ओलंपिक्स खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और भारत के लिए अधिक से अधिक मेडल जीत कर लाएं। आज शुरुआती दिन में ही टोक्यो में हमारे जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
हमारे खिलाड़ी पहले दिन ही रजत पदक जीतकर हमने अपना खाता खोला। आज हॉकी का मैच भी पहला हमने जीत लिया है और उसके साथ साथ आखिर ये कार्यक्रम क्यों? आज थोड़ा सा हम चिंतन करें। हम खिलाड़ी हैं तो आज ये बैठक यहां एवलॉज के इस हॉल में क्यों? मैच तो टोक्यो में हो रहा है। तो अगर मैच टोक्यो में हो रहा है तो हमारा यहां बैठने का अभिप्राय क्या है? हमारा यहां बैठने का अभिप्राय है, मैं +1 में पढ़ता था तो उसमें एक कविता, एक हिंदी के उसमें एक प्रसंग था कि युद्ध में लड़ने वालों की भागीदारी तो रहती है, लेकिन युद्ध में जो जयकार करने वाले होते हैं, जय जयकार करने वाले होते हैं, उनका महत्व युद्ध में लड़ने वालों के महत्व से ज्यादा होता है। इसलिए जो प्रतिनिधित्व मंडल जो आज टोक्यो में है वो एक गिना चुना छोटा मंडल है, लेकिन वो गिना चुना छोटा मंडल जो हमारे खिलाड़ी हैं वो 135 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अगर वो टोक्यो में हमारे देश की आन बान शान के लिए फील्ड में उतरे हैं तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि उनकी हौसला अफजाई के लिए ये जो चीयर फॉर इंडिया का एक स्लोगन दिया गया है उसमें हम भी पार्टिसिपेट करें, हम भी उनकी हौसला अफजाई करें और हम भी आने वाली जनरेशनों को उसके लिए तैयार करें। ये NYK के माध्यम से आने वाली जनरेशनों को, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं जिसमें आप सब लोग हैं, उनको भी मनोबल मानसिक रूप से ये तैयारी के लिए प्रेरित करें कि कल के दिन आप भी टोक्यो में हो सकते हैं। प्रदेश में आगामी 2 अगस्त से 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगने जा रही हैं। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को यह निर्देश दिए हैं कि स्कूल खुलने से पहले विद्यालय भवन को सैनिटाइज करना सुनिश्चित बनाया जाए। इसके चलते शिमला स्थित राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर को भी सैनिटाइज किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र सूद ने बताया कि छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल परिसर में डिस्पेंसर भी लगाए जाएंगे ताकि वे समय समय पर अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज कर सकें। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से विद्यार्थियों के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल खुलेंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया था। आदेशों के अनुसार SOP का पालन करते हुए 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी 2 अगस्त से स्कूलों में शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए आने की अनुमति होगी। राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर के प्रधानाचार्य नरेंद्र सूद ने बताया कि 2 अगस्त से 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगने जा रही हैं। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को मॉनसून छुट्टियां समाप्त होते ही स्कूलों को सैनिटाइज करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत शनिवार को पोर्टमोर स्कूल को सैनिटाइज किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए स्कूल परिसर में जगह जगह डिस्पेंसर भी लगाए जाएंगे ताकि बच्चे समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। जैसा अभी हाल ही में कैबिनेट में पास हुआ है कि अब स्कूल जो है 2 तारीख से खुलने वाले हैं, बहुत ही अच्छा निर्णय विभाग और सरकार द्वारा लिया गया, क्योंकि लगभग 1.5 वर्ष बाद जो है वो विद्यालय में पुनः एक तरह से बच्चे जो है यूज टू स्कूल हो पाएंगे। और 1.5 साल के बाद एकदम से स्कूल लाइफ, क्योंकि एकदम से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना एक बहुत ही बड़ा कार्य जो है अध्यापकों के लिए भी है, क्योंकि एक बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद जो है बच्चे जो होम बेस्ड लर्निंग आज तक कर रहे थे उनको अब स्कूल आना है, स्कूल में एडजस्ट करना है। और स्कूल में एडजस्ट करने के लिए हो सकता है हम अध्यापकों के लिए भी बहुत सा काम करना पड़े। तो अपना स्कूल जो कैलेंडर की जो एक्टिविटी है उसको भी थोड़ा उनके हिसाब से तैयार करना होगा। और भी बहुत सी तैयारियां हैं जो एक अध्यापक होने के नाते बच्चों को कैसे हमने हैंडल करना है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा जो जिसके अंदर एक डर होता था स्कूल आने का, शायद वो 1.5 साल में भूल चुके हैं।
तो एक ऐसा हमें फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है स्कूल में लाना होगा, बच्चों को भी हमें जागरूक करना होगा। इवन मैं तो समझता हूँ कि हमें तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और विद्यालय में बच्चे आते हैं, एसओपी जो गाइडलाइन विभाग ने जारी की है उसका पूरा हम जो है यहाँ पे ख्याल रखेंगे। आज ही मैंने बिल्डिंग को सैनिटाइज करने का काम प्रारंभ कर दिया है। बहुत बड़ा कैंपस है, हम चाहेंगे कि 2-3 बार जो है पूरे कैंपस को सैनिटाइज कर दिया जाए और पूरी व्यवस्था जो है बच्चों को हैंड वॉश करने के लिए जगह जगह पे हम चाहते हैं कि डिस्टेंपर जो डिस्पेंसर है वो लगवा दिए जाएं। डिस्पेंसर जो ऑटोमेट मशीन है वो 3 लगभग हम लगाने वाले हैं, और ताकि बच्चे आते ही अपना हैंड सैनिटाइज करें, बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे, बच्चों की काउंसलिंग करेंगे और उनके साथ ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाकर हम उनसे बातचीत भी करेंगे। जहाँ तक 5वीं और 8वीं की क्लासेस की बात आप कर रहे हैं, उसमें जो है निर्णय लिया गया है विभाग द्वारा कि वो बच्चे परामर्श हेतु जो है विद्यालय में आ सकते हैं, तो उनका भी स्वागत रहेगा। बच्चे अगर आना चाहें परामर्श के लिए, जो अपने कुछ कठिनाइयाँ उनको या कोई जो ऐसे कुछ उनके विषय है उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो विद्यालय में उनका भी स्वागत रहेगा। कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया है। बात अगर शिमला शहर की जाए तो शहर के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 18+, 45+ और 60+ आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी केंद्रों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी हर केंद्र में अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। आज हम यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन लगा रहे हैं। इस कैंप में हम आज सभी लोगों को 18 साल से अधिक आयु के जितने भी कोई भी आयु वर्ग है, 18+, 45+, 60+, सभी लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट डोज भी लगा रहे हैं 18+ को, और 45+ और 60+ को फर्स्ट और सेकेंड डोज सभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। और साथ ही साथ आज हमने अभी तक 11:30 बजे तक 130 लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। लोग इस सिचुएशन में थोड़ा सा पैनिक ना करें और आराम से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो कोविड के जितने भी नॉर्म्स हैं अच्छे से मास्क पहने, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, हैंड सैनिटाइज़र का हैंड वॉश करें। लोग इतना पैनिक कर रहे हैं और इतनी भीड़ लगा रहे हैं जिसकी वजह से हमें वैक्सीनेशन करने में भी दिक्कत आ रही है, और साथ ही साथ जो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उससे भी हमारे को काम करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो लोगों से हमारा अनुरोध है कि सब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, आज नहीं लगेगी कल लग जाएगी। ऐसे अभी वैक्सीन है हमारे पास अवेलेबल, तो वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें ताकि हम अपना काम जो है वो सुचारू रूप से कर पाएँ। हिमाचल प्रदेश में 30 जुलाई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 26 से 28 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों के दौरान मानसून की स्थिति कमजोर बनी रही। अब 26 से मानसून के फिर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि 26 और 27 जुलाई को प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय होगा, जिस कारण प्रदेश के मध्य पर्वतीय और निचले इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में पर्यटकों व आम लोगों को नदी व नालों के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे में मानसून कुछ कमजोर रहेगा, हालांकि कुछ हिस्सों में जो है बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 26 तारीख के आसपास फिर मानसून जो है सक्रिय होगा और हिमाचल के जो जिले हैं मध्यम और जो निचले क्षेत्र के वहाँ भारी से भारी वर्षा भी होगी। इसके चलते जो है प्रशासन को और जनता को ध्यान रखना है, क्योंकि भारी वर्षा होने की वजह से कई बार फ्लैश फ्लड और नदी नालों में पानी आने की संभावना बहुत हो जाती है। और इसके लिए हमने कुछ जो जिले हैं नॉर्थ हिमाचल में वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ है, जिसमें कांगड़ा है, हमीरपुर है, कुल्लू है, मंडी है, सिरमौर, सोलन और ऊना जिला, इन इलाकों में हमने जो है भारी से भारी वर्षा होने की संभावना भी जताई है। तो प्रशासन को और प्रदेश सरकार को थोड़ा ध्यान रखना है ताकि ये जो स्पेल है इस स्पेल से लोग एहतियात भी बरतें और पर्यटक भी ध्यान रखें। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में आज इतना ही। नमस्कार।